हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस की सेकेंड डे की टू डू लिस्ट लाया हूँ। इसमें पहली बात तो करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये टू डू लिस्ट फर्स्ट डे की नहीं है, सेकेंड डे की है। फर्स्ट डे की टू डू लिस्ट मैं कल दे चुका हूँ, उसी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा है मैंने आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और बढ़ाया है। इसमें आपको और अच्छे से सुधार आएगा, ठीक है। इन सबको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी प्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और हम उसके साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्री की तैयारी बहुत से बच्चों की हो गई होगी, बहुत से कैंडिडेट की हो गई होगी, तो वो मेंस पे फोकस कर रहे होंगे और प्री का टेस्ट डेली दे रहे होंगे। तो प्री के टेस्ट में या प्री के एग्ज़ाम में 80+ स्कोर कैसे करें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ, ना ही ये आपको बोलने आया हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या ये कर लो वो कर लो, है ना। बिल्कुल नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है। तो जो मुझे आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहला सेक्शन आता है पेपर में इंग्लिश का, 20 मिनट 30 क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने कभी आरसी अटैम्प्ट नहीं करा। आरसी अटैम्प्ट करा है, लेकिन उसकी सिर्फ मैं वोकैब चेक करता था, वोकेबुलरी मेरी अच्छी है इसीलिए, और उसका तो टाइटल चेक करता था या कंक्लूजन। बाकी मैं आरसी नहीं पढ़ता था, क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा लग जाता था और आरसी की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए सॉरी। तो मैं आपको बताता हूँ मैं पेपर कैसे अटैम्प्ट करता था और कैसे मैं 80+ स्कोर मैंने हर साल किए हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैं एरर वाला सेक्शन ढूंढता था, क्योंकि मेरी ग्रामर अच्छी है। उसके बाद मैं फिलर्स पे जाता था, अगर फिलर्स होते थे तो फिलर्स करता था। उसके बाद वर्ड स्वैप होता था तो वर्ड स्वैप करता था। उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 के क्वेश्चन आते हैं, वो ईजी लेवल के आते हैं, अगर आते हैं तो उनको करता था मैं। इसके बाद बताना चाहूँगा आपको, कॉलम 1 और कॉलम 2 का क्वेश्चन अगर आया है तो मैं उसको सॉल्व करता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉलम 1 से कॉलम 2 को सेंटेंस को कनेक्ट करना रहता है। या तो वो प्रपोजिशन से हो जाता है या सेंटेंस की मीनिंग से या सेंटेंस के वर्ड से चेक करके हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जम्बल्ड फॉर्म में एक सेंटेंस दिया रहता है, या तो उसका फर्स्ट सेंटेंस देंगे और लास्ट देंगे और उनको बीच वाले सेंटेंस को रीअरेंज करने का बोलेंगे, या नॉर्मली ABCD के फॉर्म में 4 सेंटेंस दे देंगे, उनका रीअरेंजमेंट करने के लिए बोलते हैं। तो ये करता था मैं। तो हार्डली मैं इंग्लिश में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। 5 क्वेश्चन आरसी से रहते थे, बाकी 20 क्वेश्चन जो भी नॉर्मल मिसलिनियस हैं वो करता था। इसके बाद सेक्शन आता था मैथ्स का, 20 मिनट 35 क्वेश्चन। मैथ्स में सबसे पहले तो अगर DI आ रही है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देते थे, ताकि बाद में अगर मुझे DI ढूंढना है तो उसके लिए मुझे बार बार क्वेश्चनों को चेक न करना पड़े कि DI कहाँ पे है। और अगर आप मार्क फॉर रिव्यू नहीं कर रहे हो तो आप जो रफ शीट देते हैं उसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे DI है, क्वेश्चन नंबर 10 पे DI है, 6 पे DI है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मेरे वर्डों पे ध्यान दें, मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम DI को स्किप करते थे, और स्किप करने के बाद हम जाते थे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जैसे ही मिलता था तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ते थे, फट से सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन उठा के उन सभी को सॉल्व करना, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और साथ में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। और इन सभी मिसलिनियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, और साथ में एक और टॉपिक छोड़ रहा हूँ मैं, कौन सा, नंबर सीरीज, या तो मिसिंग नंबर सीरीज है या रॉन्ग नंबर सीरीज। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन करने के बाद मेरे पास 10 मिनट टाइम बचता था, 10 से 11 मिनट टाइम बचता था। उन 10 से 11 मिनट में मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन और साथ में एक DI, तो सबसे पहले तो DI उठाता था सभी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज करने के बाद, और एक DI सॉल्व करने के बाद मैं फिर
अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मशीन इनपुट आती है तो इजी लेवल की आएगी, घबराने की बात नहीं है, और नहीं तो नहीं आती प्री लेवल में। ठीक है, इन सभी मिसलिनियस टॉपिक को सॉल्व करने के बाद जो भी पजल को हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा था, उन पजल को चेक करता हूँ। कैसे चेक करता हूँ? मैं देख लेता हूँ अगर पैरेलल पजल है और सिर्फ एक वेरिएबल है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, फटाक से कर दूंगा। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करके दूसरी पजल उठाता था। दूसरी पजल अनसर्टेन है और एक वेरिएबल की है, उसको सॉल्व कर लो। अनसर्टेन में ज़्यादातर एक वेरिएबल की पजल ही आती है प्री लेवल में, 2 वेरिएबल की पजल नहीं आती है। उसके बाद लीनियर पजल आ जाएगी जिसमें नॉर्थ साइड कुछ सेंटर के आउटसाइड फेस करके बैठे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं और इस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। 80+ क्वेश्चन आपके आराम से अटेम्प्ट होंगे, गारंटी है। और अटेम्प्ट हमें एक्यूरेसी के साथ करना है। एक्यूरेसी के साथ मतलब ये है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपने अगर मैथ्स में 34 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो वो आपको 34 क्वेश्चन के 34 मार्क्स नहीं देगा, वो आपको 35 मार्क्स देगा अगर आपकी 100% एक्यूरेसी होती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। मैंने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम दिया था। 80 क्वेश्चन, 40 मैथ्स और 40 रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो मुझे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले। ये सिर्फ मेरी एक्यूरेसी के कारण ही हुआ था, क्योंकि अगर मैंने एक्यूरेसी पूरी नहीं रखता तो मेरे मार्क्स कट जाते और बढ़ने का चांस तो कहीं से था ही नहीं। तो यहाँ इस प्रकार मेरे मार्क्स बढ़ गए। ठीक है गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, कहीं कोई गलती हुई हो वो भी बता देना। और हाँ, थोड़ा सा नॉइस तो हुआ है क्योंकि मैं स्टेशन के नियर रहता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है, इसलिए आपको डिस्टरबेंस तो हुआ होगा। तो डिस्टरबेंस को ना देखते हुए मेरी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना। थैंक यू, माफ़ी चाहूँगा डिस्टरबेंस के लिए। हाँ, तो आज की हम टू डू लिस्ट स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस की सेकेंड डे की टू डू लिस्ट है ये। फर्स्ट डे की टू डू लिस्ट में आप लेकिन हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को भी लगता है। सेम यही चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया इस कॉर्ड का मतलब ये समझ में आया हमें कि हमें कंसिस्टेंसी बना के रखना है। हमें क्या बना के रखना है? कंसिस्टेंसी बना के रखना है। और रोज़ थोड़ा थोड़ा कंजप्शन करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, इकट्ठा नहीं खाना। अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे, रोज़ करेंगे, तो एक दिन हमारा पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो हम सेकेंड डे की टू डू लिस्ट स्टार्ट करते हैं। ये 50 डेज की स्ट्रेटजी है और उसका आज सेकेंड डे है। तो इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको क्या बताया है? फर्स्ट आपको टाइम एंड वर्क के 20 क्वेश्चन करना है जो कि मेंस लेवल के रहेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के 20 क्वेश्चन करना है जो कि मेंस लेवल के रहेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के 20 क्वेश्चन करना है मेंस लेवल के। और प्रीलिम का एक सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है 20 मिनट का, क्योंकि अभी प्रीलिम एग्जाम नहीं हुआ है। जब तक प्रीलिम की स्पीड भी बना के रखना है। हाँ, और एक और चीज़, मेंस में स्पीड के साथ साथ स्पीड तो मायने रखेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में स्पीड मायने नहीं रखती है। वहाँ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप कम समय में ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों की समझ पा रहे हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ आपके एक्यूरेसी से ही आएगी और प्रैक्टिस से आएगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। ठीक है, अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का एक पजल करना है, लीनियर
प्लस डायरेक्शन डिस्टेंस। आजकल ये नया फॉर्म आया है। सबसे पहले कुछ पीपल रहते हैं 6, 7, 8, उनको एक लीनियर फॉर्म में बिठा देते हैं नॉर्थ फेस करके या साउथ फेस करके। इसके बाद बोलते हैं कि ए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, बी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलेगा, सी लेफ्ट में 10 चलेगा, डी राइट में। तो ऐसा बोलते हैं और इस प्रकार से वो पजल बना के दे रहे हैं आजकल। ये मेंस लेवल की होगी। इसके साथ ही आपको इनइक्वालिटी के क्यूज की प्रैक्टिस करना है। प्रीलिम लेवल के भी कर लो अभी और मेंस लेवल के भी कर लो। अगर आप मेंस लेवल की करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्री लेवल का तो इजी आता ही आता है। तो आप बॉक्स बेस्ड करो, कोडेड रिलेटेड इनइक्वालिटी करो, क्विज सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्री लेवल के भी मेंस लेवल के भी। इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, एक क्लोज टेस्ट सिर्फ, कोई मेंस लेवल का हो। मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट से आपको पैसेज के समान ही लगेंगे, ठीक है। एडिटोरियल करना है आपको 2 न्यूज़पेपर से। पहला है द हिंदू, दूसरा है बिजनेस स्टैंडर्ड। द हिंदू नॉर्मल आपकी स्टोरी बेस्ड पैसेज या थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज, उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा और ग्रामर तो आपकी बहुत अच्छी कर देगा, बहुत ही अच्छी कर देगा। साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है, ये आपका फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ तो कवर करेगा ही करेगा और फाइनेंशियल और स्टैटिक रिलेटेड पैसेज भी क्लियर करेगा। जिसमें अगर मेंस में आपको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई डेटा देता है वो पैसेज के अंदर, तो उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो आप पे फ्लो में आ जाएगा, आप उसको आराम से समझ सकोगे। तो इन दोनों एडिटोरियल को पढ़ने के बाद जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आते हैं, उसके लिए एक लिस्ट बनाई है और उन्हें रिवाइज करना है दिन भर में 2 से 3 बार। 5-5, 10-10 मिनट रिवाइज कर लीजिए, इतने में काम हो जाएगा। इसके बाद आपको जनवरी का करंट अफेयर रिवाइज करना है, और कल भी बोला था मैंने आपको और आज भी बोल रहा हूँ। तो रिवाइज करने से क्या होता है, बिना रिवाइज के आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन की हमारे माइंड में, लेकिन वो धुंधली पड़ जाती हैं। उनको पक्की करने के लिए हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना ही करना है। तो आज आपको सिर्फ 1 बार रिवाइज करना है। इसके बाद अभी प्री लेवल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्री लेवल का एक मॉक टेस्ट ज़रूर दे दो और अपनी परफॉर्मेंस चेक करो, कहाँ आपकी स्पीड में कमी आ रही है और कहाँ आपने ज़्यादा टाइम दिया है। सबको मैनेज करो, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है। कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा घर से अच्छे से किसी टॉपिक को तैयार करके जाता है, हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं आपको रोज़ मिलूंगा इसी चैनल पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और क्वेश्चन जरूर पूछना, डाउट जरूर पूछना कमेंट में, मुझे आपके डाउट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।